इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री। इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। उस सेल पे जब पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो मेटल आयंस जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर अपने को इलेक्ट्रोड का वेट पता है डिपोजिशन से पहले और डिपोजिशन के बाद अगर अपन उसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाता है अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। तो एक तरह की टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं, कितने मेटल आयंस जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे उसकी क्वांटिटी को या उसके अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड। ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या करेंगे, इस पर जो ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है ये प्लेटिनम के बने होते हैं। अब इस पर क्या करेंगे, पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं। जैसे ही पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी मतलब ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशन, वो डिसोसिएट हो जाएगा कैटायंस और एनायंस के अंदर। अपन जानते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पॉजिटिव आयंस जो है वो जाके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। और अगर अपने को इस इलेक्ट्रोड का वेट डिपोजिशन से पहले पता है तो उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा W1 ग्राम। फिर डिपोजिशन के बाद क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड को ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद उसका वेट ले लेंगे तो ये हो जाएगा W2 ग्राम। अगर दोनों ही वेट को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा वेट ऑफ द मेटल डिपॉजिटेड या अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। अब देखते हैं इसका बेसिक प्रिंसिपल या करंट वोल्टेज रिलेशनशिप ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कैरिड आउट इन ए सेल। ये ग्राफ देख सकते हैं अपन। इस ग्राफ के अंदर क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं अप्लाइड पोटेंशियल और वाई एक्सिस पे करंट। अब देखो जैसे जैसे क्या होता है, पोटेंशियल को जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई करंट जो है ज़्यादा कोई फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल कम है तब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, एकदम से करंट जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो डी एक ऐसा पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। डीकम्पोजिशन पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी। मतलब अगर अपन कम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे ये वाला जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला ये नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे पोटेंशियल को अपन बढ़ाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक ऐसा पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर इस डीकम्पोजिशन पोटेंशियल से और ज़्यादा पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस करंट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब देखते हैं इसके थ्योरी या एक रिलेशन देखते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के पोटेंशियल्स हैं। डी क्या है, डीकम्पोजिशन पोटेंशियल या ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी। फिर है ई ए मिनिमम इक्वल टू ई डी इक्वल टू ई बी प्लस ई एस प्लस ई वी। अब ई ए क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल मिनिमम, मतलब कितना मिनिमम पोटेंशियल अपने को अप्लाई करना है जिससे कि मेटल जाके वहाँ पे कैथोड के ऊपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। तो इस जगह पे जो है कितना अपने को पोटेंशियल अप्लाई करना है जिससे कि मेटल आयन जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाए। ई डी क्या है, डीकम्पोजिशन पोटेंशियल, मतलब ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी। ई बी है बैक पोटेंशियल। ई एस है सिस्टम पोटेंशियल या इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस पोटेंशियल। बैक पोटेंशियल को थ्योरेटिकल काउंटर भी बोला जाता है। ई एस हो जाएगा सिस्टम पोटेंशियल या रेजिस्टेंस पोटेंशियल और ई वी होता है ओवर वोल्टेज। अब देखो क्या होता है, डीकम्पोजिशन पोटेंशियल जो है ई डी, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी, मतलब वहाँ पे मेटल आयन जाके डिपॉजिट नहीं होगा। अगर अपन चाहते हैं कि मेटल आयन जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो हमेशा डीकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब डीकम्पोजिशन पोटेंशियल से और ज़्यादा अगर पोटेंशियल को अप्लाई किया तभी जाके वो मेटल आयन जाके डिपॉजिट हुआ और उससे जो है करंट इलेक्ट्रोड पे इंक्रीज़ हुआ है। तो हमेशा अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो डीकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। डीकम्पोजिशन पोटेंशियल मतलब ऐसा पोटेंशियल जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट होगी। अप्लाइड पोटेंशियल मतलब कितना पोटेंशियल अप्लाई करना है जब मेटल जाके डिपॉजिट होगा। अब आता है जो है सिस्टम पोटेंशियल। पहले इसको समझ लेते हैं। सिस्टम पोटेंशियल क्या होता है, जो ओवरऑल सिस्टम है उस सिस्टम का जो पोटेंशियल होता है उसको अपन बोलते हैं सिस्टम पोटेंशियल या इसको रेजिस्टेंस पोटेंशियल भी कहा जाता है। मतलब ऐसा पोटेंशियल जो उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है तो उसको अपन बोलते हैं सिस्टम पोटेंशियल। अगर अपन अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब ये वाला जो है अप्लाइड पोटेंशियल, अगर अपन इसको इंक्रीज़ करेंगे
अप्लाइड पोटेंशियल को अगर अपन इंक्रीज़ करते हैं तो सिस्टम पोटेंशियल जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। अगर अपन अप्लाइड पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं तो जो सिस्टम पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ होगा। और सिस्टम पोटेंशियल जो है इसको ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होता है V=IR, जहाँ V या E होता है पोटेंशियल इन वोल्ट्स, I होता है करंट इन एम्पियर्स और R होता है रेजिस्टेंस। तो सिस्टम पोटेंशियल होता है ओवरऑल उस सिस्टम का पोटेंशियल। अब बात करते हैं EB की। EB होता है बैक पोटेंशियल। बैक पोटेंशियल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो कुछ आयंस जनरेट होते हैं। वो आयंस क्या करते हैं, वापस से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को एक्सर्ट करते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं बैक पोटेंशियल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, तो इस केस में पॉजिटिव आयंस होंगे Copper2+ आयंस और H+ आयंस, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद या पोटेंशियल को अप्लाई करने के बाद क्या होते हैं, कैथोड की तरफ माइग्रेट होंगे। ये पॉजिटिव आयंस है, वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या करेंगे, Copper2+ आयंस जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे और वो कॉपर एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो जो नेगेटिव आयंस होंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस इससे आए और सल्फेट आयंस वो जाके एनोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के अंदर। तो बैक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट वाले केस में एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो हाइड्रोक्सिल आयंस थे उनका ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन के अंदर, और ये हो जाएगा पोटेंशियल जहाँ पे Copper2+ आयंस कन्वर्ट हो गए कॉपर एटम के अंदर। फिर इस पे नॉन्स इक्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से एक कोई इक्वेशन मिलती है, बैक पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 0.059 लॉग H आयन कंसनट्रेशन माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग एक्टिव कंसनट्रेशन ऑफ Copper2+ आयंस। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो ये दो कंसनट्रेशन है, H आयंस की और Copper2+ आयंस की। तो इन दोनों की कंसनट्रेशन जो है वो बैक पोटेंशियल की वैल्यू को इफेक्ट करती है। और एक्चुअल में बैक पोटेंशियल होता क्या है, पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब थर्ड तरह का पोटेंशियल आता है ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज में क्या होता है, इस इक्वेशन में देखो, अगर अपने को बैक पोटेंशियल पता है और सिस्टम पोटेंशियल पता है तो इन दोनों से अपन क्या कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं थ्योरेटिकल डीकम्पोजिशन पोटेंशियल। मतलब अगर अपने को ये पता है बैक पोटेंशियल, सिस्टम पोटेंशियल पता है, तो अपन डीकम्पोजिशन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर अपन ये जो कैलकुलेट किया है डीकम्पोजिशन पोटेंशियल, इसको अगर अपन अप्लाई करते हैं तो एक कंटिन्यूस करंट फ्लो नहीं करता है उस सिस्टम के अंदर, जो है कंटिन्यूस करंट फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब जो एक्सपेरिमेंटली जो अप्लाई किया था वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। तो अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओवर वोल्टेज। अगर अपने को बैक पोटेंशियल पता है, सिस्टम पोटेंशियल पता है, तो अपन थ्योरेटिकली डीकम्पोजिशन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसको अप्लाई करेंगे तो एक कंटिन्यूस करंट इस तरह से फ्लो नहीं करता है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जो पोटेंशियल अप्लाई किया था वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की वैल्यू जो है मेटल डिपोजिशन के लिए लो होती है और गैसेस के लिबरेशन के लिए हाई होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ओवर वोल्टेज को इफ़ेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट करंट डेंसिटी, सेकंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ इम्प्योरिटीज़ और फिफ्थ प्रेशर। तो ये सारे क्या थे, कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइसिस को या इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री में इफ़ेक्ट करते हैं। और ये इसकी थ्योरी है जिसमें अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो हमेशा जो है डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके मेटल आयंस जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे और फिर क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड का अपन वेट ले लेंगे, तो इससे अपन कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिपॉजिटेड निकाल सकते हैं। अब इसको, इन सारे फैक्टर्स को समझने के लिए एक अपन एग्जांपल देखते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस होते हैं उसमें डीकम्पोजिशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 1.7 वोल्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया
कॉपर का डिकम्पोजिशन पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट, जिंक का होता है 2.5 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट तक अपन पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं, मतलब अगर इसका अप्लाइड पोटेंशियल 2 वोल्ट होगा तो उस केस में केवल और केवल कॉपर आयंस जाके ही डिपॉजिट होंगे। जब अप्लाइड पोटेंशियल 2.5 से ज़्यादा होगा तब जाके जिंक आयंस वहाँ पे डिपॉजिट होंगे। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो हमेशा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल है, मान लो कोई सॉल्यूशन है जिसमें कैडमियम है, लेड है और सिल्वर है, या सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन ले लिया। अगर पोटेंशियल अपन ने 1 वोल्ट तक अप्लाई किया तो केवल और केवल सिल्वर आयंस जाके डिपॉजिट होंगे। अगर पोटेंशियल 2 वोल्ट तक अप्लाई करेंगे तब लेड आयंस जाके डिपॉजिट होंगे, और अगर पोटेंशियल 2.3 से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तब जाके कैडमियम आयंस वहाँ पे मेटल जो है इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा। इसका मतलब जो अप्लाइड पोटेंशियल है, ये अप्लाइड पोटेंशियल ये हमेशा डिकम्पोजिशन पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये जो मेटल होंगे वो जाके इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होंगे।